सभी के पास आवाज़ पहुंच रही है? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। फटाफट से कमेंट करके बताओ, क्या सभी के पास आवाज़ आ रही है? क्लास स्टार्ट हो गई, फटाफट से जब सभी लोग जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम जीव विज्ञान के क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसके आंसर फटाफट से देते रहना है, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने। तो उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया है तो फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आप भेज दो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल वहन के लिए, भोजन वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो जाइलम जो होता है वो जल वहन के लिए होता है, जाइलम से याद रखो जल वहन के लिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, कहाँ से होता है? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। सिरा, रंध्र, मध्य सिरा, इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? रंध्र से होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? रंध्र के द्वारा होता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड्स को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, 10x पर, 25x पर या 45x पर, ठीक है। तो इसे 10x पर देखा जाता है, ठीक है। समझ गए सभी? स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 10x पर देखा जाता है। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, ठीक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स या फिर लसीका। अगर आपको इसका आंसर पता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है, जिससे ये पता रहेगा कि आपको कितना याद है, ठीक है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होंगी वो रक्त का थक्का बना देंगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन उपयोगी है? प्लेटलेट्स उपयोगी हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से आप बताएंगे। हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों द्वारा, नले द्वारा, आलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। फटाफट से इसका आंसर बोलो, बोलो बोलो बोलो, इसका आंसर बोलो, ठीक है। तो नलियों द्वारा पूरे शरीर में जो है वो रक्त को भेजा जाता है। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर गलत पढ़ लिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा, कॉर्पोरेशन नहीं, ग्राम, ये कहाँ से आ जाएगा? आप देखो बायोलॉजी, जीव विज्ञान में ये कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आ जाएगा, ईसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिका में, वर्णी लवण में, श्वेत रक्तकण में।
तो मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिससे पत्तियां फोटोसिंथेसिस करती हैं, पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, ठीक है, क्लोरोफिल हो गया। निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, एडीपी, एटीपी, डीटीपी या पीडीपी, ठीक है। तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी करेंसी होता है, ऊर्जा मुद्रा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? अगर एडीपी टूटता है तो कितनी एनर्जी मुक्त होती है वो बताना है। 30, 305, 3.5 किलो जूल पर मोल। फटाफट से इसका आंसर बोलो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.5 किलो जूल पर मोल। इसके आंसर आपको लगातार कमेंट बॉक्स में लिखते रहना है, नहीं पता है तो उसे याद कर लेना, और जरूर एग्जाम में जाते समय इन सबको क्या करना है, एक बार देखकर जरूर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल से। नेक्स्ट, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा, CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। क्योंकि एक पौधा जो होता है, प्लांट जो होता है, उसके अंदर क्या होगा, CO2 लेगा, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाएगा, और प्रकाश होगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगी, और जो खुद अपना खाना बना सकते हैं उसे स्वपोषी बोलेंगे। तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो ऑक्सीजन है, वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, जल्दी जल्दी में इसे ऑक्सीजन नहीं पढ़ना है, ऑक्सीन है, क्या है यहाँ पर आपको बताना है। ऑक्सीन वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ऑक्सीन क्या है, ये वसा हो जाएगी। आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विखंडन होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्टमेनिया में या फिर सभी में, ठीक है। तो ये अमीबा के अंदर द्विखंडन होता है, अमीबा के अंदर द्विखंडन पाया जाता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, वायवीय, अवायवीय या दोनों, ठीक है। तो अवायवीय, जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो नहीं होती है वहाँ पर जो होता है इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन, यकृत में निम्न में से कौन सा रस निकलता है? यकृत में निम्न में से कौन सा रस निकलता है? लार रस, जठर रस, पित्त रस या त्रिरस, ठीक है। तो पित्त रस जो होगा वो यकृत बनाता है, और ये स्टोर गॉल ब्लैडर के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण जो होता है किन के अंदर पाया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है हमें पता है किसके अंदर पाया जाता है, हरे पौधों के अंदर पाया जाता है, परजीवियों में नहीं, जंतुओं में नहीं, कवक में नहीं। जो अपना खाना बना सकते हैं वही क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, और वो क्या होंगे, हरे पौधे होंगे। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या फिर आहार श्रृंखला। तो ये क्या होंगे, उत्पादक, बनाने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। अगला, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा प्रदान के लिए होता है? अमीनो एसिड, वसा, ग्लूकोज, सुक्रोज। अमीनो एसिड, वसा, सुक्रोज, ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज हम लेते हैं, ग्लूकोज जिससे क्या होती है, हमें एनर्जी जो है, ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से बोलेंगे इसका आंसर। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ये रोजमर्रा की जिंदगी का है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। फटाफट से इसका आंसर बताओ। तो इसे बोलेंगे श्वासोच्छ्वास, ठीक है। श्वास लेने और छोड़ने की दोनों क्रिया को मिलाकर क्या बोला जाता है, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। हो जाएगा, ये याद करके जाना है इसको आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्वास द्वारा निकली वायु में होती है CO2, O2, पायरुवेट या फिर नाइट्रोजन। तो वहां पर CO2 होगी, जो हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगी, CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और लेते हैं तो वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो है वो प्रकृति में
संतुलन जो है वो बना रहता है। ठीक है, सभी को क्लियर है? फटाफट से थम्स अप करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बताएंगे कि यहाँ तक हमें सब जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए हैं। फटाफट से बोलो, कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? जो खून होता है वो लाल लाल क्यों होता है? तो उसके लिए बताना है गोविन, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन या फाइब्रिन। ठीक है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीम जो होता है वो लाल कलर का पिगमेंट होता है। हीम जो होता है वो लाल कलर का बर्डक होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और आपको ये बताना है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा या फिर जड़। ठीक है, तो हरित लवक जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषी अंग होगा। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 नहीं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति है। कितनी होती है? तो 0.03। ठीक है, CO2 होगा यहाँ पर। ठीक है, वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितनी है? 0.03%। ठीक है, तो ये याद करके जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद करके जाना है आपको। वहाँ पर आएगा तो आपको ये एज इट इज लिख देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी जो है भाग है अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का या फिर मुख गुहा का। तो ग्रहणी जो होता है वो छोटी आंत का पार्ट होता है। छोटी आंत का पार्ट होता है। अगली हम बात करें तो हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है प्राणी योजी पोषण, परपोषी या परपोषण, स्वपोषण। ठीक है, तो खुद का खाना बना पाएंगे हरे पेड़ पौधे तो वो कैसे हो जाएंगे? स्वपोषण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने रहा। अमीबा है कैसा? स्वपोषी, मृतोपजीवी, प्राणी संभोजी या इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा जो हो जाएगा प्राणी संभोजी होता है। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अमीबा जो होता है उसमें दुखंडन पाया जाता है और ये प्राणी संभोजी होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका आंसर बताना है। ठीक है, रोज खाना तो खा लेते हो लेकिन ये नहीं पता होगा कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो इसका आंसर बताना है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पर माल्टेज, इरेप्सिन, अमाइलेज या फिर लाइपेज। तो ये हो जाएगा अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो पाया जाता है। अगली क्वेश्चन और इसका आंसर बताएंगे आप सभी। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? पैप्सिन, टाइलिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। तो ये हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज से वसा का पाचन होता है। याद करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वसा का पाचन किससे होता है। अगला, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? मलाशय में, अग्नाशय में, मुख में, ग्रहणी में। कहाँ से आरंभ पूछा है, शुरुआत कहाँ से होती है? तुम खाना खाते हो तो मुंह से स्टार्ट होता है ना, नाक से तो खाना खाते नहीं है। ठीक है, तो यह हो जाएगा मुख से। मुख से आगे अगला, किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध का थक्का जम जाता है? कौन सा है? टाइलिन, रेनिन, पैप्सिन, अमाइलेज। ठीक है, टाइलिन, रेनिन, पैप्सिन, अमाइलेज। ठीक है, तो ये रेनिन हो जाएगा जिसकी वजह से आमाशय में दूध का थक्का सा जम जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव हृदय कितने कोष्ठ होते हैं? ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से इसको याद करके जाएंगे, कल के क्वेश्चन में पेपर में जब आएगा तो तुम इसे लिख दोगे। ठीक है, लिख दोगे ना? फटाफट से बोलो यस, लिख देंगे हम सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 बताना है। तो हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। ठीक है, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो 2 और 2 मिलाकर कितने हो जाएगा? 4। 2 2 मिलाकर 22 मत कर देना। ठीक है, 2 2 मिलाकर हो जाएगा 4। अब मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, ठीक है, ये 2000
23 में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, 120 जो होता है वो क्या होगा mm ऑफ Hg, या फिर 80 mm ऑफ Hg जो होता है लोअर होता है। ठीक है, और हाइयर 120 होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल में। ठीक है, तो पत्तियों में होता है बाष्पोत्सर्जन। जहाँ से क्या होता है, पत्तियों में से देखा होगा इस तरह से सुबह सुबह पत्तियाँ होंगी, पत्तियों में से पानी पानी सा निकला रहता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, बाष्पोत्सर्जन, तो पत्तियों में होगा। अगला, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? कभी नापे हो कितनी बार धड़कता है? धक 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 धक। ठीक है, तो 72 बार धड़कता है। याद कर लो, तुम्हारा जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़क जाता है। कितना फास्ट है। ठीक है, आगे बढ़ो। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सभी के लिए। शरीर में संतुलन भी बताएगा, सोचने के लिए भी होगा। ठीक है, तो मस्तिष्क का ही खेल है। ठीक, अगला, मनुष्य में रुधिर छानता है। ठीक है, मनुष्य में रुधिर जो है वो छानता है फेफड़े में, बोमेन स्पुट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोमेन स्पुट में। ठीक है, बोमेन कैप्सूल जो होता है उसके अंदर जो होता है वो रक्त जो होता है छनता है। ठीक है, अगला बताएंगे आप सभी, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो लगभग 1,30,000 के करीब जो होते हैं नेफ्रॉन होते हैं हर एक इंसान के गुर्दे में, हर एक गुर्दे में। ठीक है, और 2 गुर्दे होते हैं, किसी को ये नहीं पता तो बता दें, 2 गुर्दे होते हैं। ठीक है, इंसान के अंदर 2 टोटल गुर्दे होते हैं, और हर एक में 1,30,000 के लगभग जो होती हैं नेफ्रॉन होती हैं, छोटी छोटी इकाई होती हैं। अगला क्वेश्चन, पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, जो पौधे होते हैं उसके अवशिष्ट जो होते हैं संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रक्तिकाओं में, सभी में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सभी में। मनुष्य में कौन से उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? बोलो, कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय या वृक्क? ठीक है, तो अग्नाशय जो हो जाएगा वो उत्सर्जी अंग नहीं है। फेफड़ों से भी जो होता है उत्सर्जन होगा, यकृत भी होता है उत्सर्जी, वृक्क, किडनी जो है तुम्हारी वो भी क्या होती है, उत्सर्जन का काम करती है, लेकिन अग्नाशय में ऐसा नहीं होता। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या बोला जाता है? हीमोडायलिसिस। क्या बोला जाता है? हीमोडायलिसिस। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नांकित में से कौन उपस्थित नहीं होता? निम्नांकित में से कौन उपस्थित नहीं होता है? तो यहाँ पर ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, अमीनो एसिड्स हो जाएंगे, या फिर एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन हो जाएगा, क्योंकि एल्बुमिन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन जो होती है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती, मतलब अनुपस्थित होती है। ठीक, अगला, जीवों के शरीर से उपपाची क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। ठीक है, सबको पता है, इसे क्या बोलेंगे, उत्सर्जन बोलेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। उत्सर्जन हो जाएगा। वृक्क की भीतरी नतोदर सतह, जहाँ पर वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हाइलम। ठीक है, क्या कहलाएगा? हाइलम। ठीक है, इस तरह से तुम्हारी किडनी, ये कुछ किडनी होगी, यहाँ से इस तरह से ये निकलेगी, तो यहाँ पर जो होता है ये जो पोर्शन है उसे क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ठीक,
अगला, निम्न में से कौन सा प्रोटीन व अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्न में से कौन प्रोटीन व अमीनो एसिड के विखंडन से बनता है, टूटने से बनता है? यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया। ठीक है, तो ये सभी जो होंगे वो प्रोटीन और अमीनो एसिड के विखंडन से बनेगा। तो याद रखेंगे यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो होती है वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ों से, यकृत से, श्वास नलिका से, तो वृक्क से। यकृत से, यकृत से यूरिया जो होती है शरीर के रक्त में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, परिवहन। ठीक है, तो इसका काम क्या है? उत्सर्जन। जो किडनी होती है, वृक्क होता है, उसका क्या काम होता है? उत्सर्जन करना। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किए हैं? 48 क्वेश्चन पर आ गए हैं। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ होता है? रेजिन जो होता है किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ होता है? बबूल का, कनेर का, पीपल का, चीड़ का। ठीक है, तो ये हो जाएगा चीड़ का। चीड़ का उत्सर्जी पदार्थ जो है वो क्या है? क्या है? रेजिन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए। पादप अवशेष संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिका में, रक्तिका में। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा डाला है जो पहले भी मैंने पूछा है। ठीक है, तो ये आंसर आपको बताना पड़ेगा। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। बोलो बोलो, कमेंट करके बताओ, फटाफट से इसका आंसर बताओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा सभी में। बिल्कुल सही, ये क्या हो जाएगा? सभी में। पादप जो होते हैं अवशिष्ट पदार्थों को पत्तियों में, छाल में, कोशिका में, सब में रखते हैं। ठीक, अब क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 50, मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। ठीक है, तो वृक्क किडनी का क्या काम है? साफ सफाई। ठीक है, उत्सर्जन करना, उत्सर्जन करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी तक किसी को पता नहीं है तो फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ठीक है, जिससे उनको भी पता चल जाए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। शेयर करो, तब हम और आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फटाफट से इसको शेयर करो। लाइक नहीं किया तो लाइक भी करो। बोलो, फटाफट से बोलो, फटाफट से शेयर कर दो। कर दिया क्या? फटाफट से बोलिए, फटाफट से बोलो 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 बोलो, फटाफट से बोलिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करें। आगे स्टार्ट करें क्या हम? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 51। फटाफट से इसका आंसर देंगे। निम्न में कौन सा उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आंख, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा होना चाहिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा होना चाहिए। फटाफट से दुर्गेश सैनी, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। दुर्गेश सैनी इसका आंसर बताएंगे फटाफट से। निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग है? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वृक्क हो जाएगा। नागेश, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है।
कौन सी ग्रंथि है जिसके कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? स्नेह, श्लेष्म, दुग्ध, संवेद। 52 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन में आप लिखकर बताना है 52 का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तो जिससे पता लगता रहे कि आप किसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी स्वेद। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर पता चल गया, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताएंगे। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़े से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन हो जाएगा, बिल्कुल सही अमित गुप्ता जी, बिल्कुल सही। आगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताएंगे दुर्गेश पाल जी। पराग नलिका का बीजाणु की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? एंजाइम, रसायन, प्लाज्मा या फिर रसायन अनुवर्तन? एंजाइम, रसायन, प्लाज्मा या फिर रसायन अनुवर्तन? तो यहां पर क्या हो जाएगा? रसायन अनुवर्तन। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम अगले कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले हैं, तो फटाफट से इसका आंसर देंगे आप सभी। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, 46 होती है, 22 होती है या फिर 22 जोड़ा होती है? तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या बतानी है मनुष्य में, तो ये कितना हो जाएगा? 46। अगर तुमसे जोड़े में पूछ ले तो कितने हो जाएंगे जोड़े? 23 जोड़े। अगर यहाँ पर 23 जोड़ा लिखा होता तो ये आंसर सही होता। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या फिर परागकणें? ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए अमित गुप्ता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, इनमें से सभी में? तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में। तने द्वारा पुदीने, हल्दी में, अदरक में, सभी के द्वारा होता है कायिक प्रबंधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या फिर बीज? ठीक है, तो अंडाशय जो होगा वो किस में बदल जाता है? फल में। अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है। नेक्स्ट, फूल में नर जनन अंग होता है पुंकेसर, अंडप, वर्तिकांग, वर्तिका? नर जनन अंग को बताना है। फटाफट से इसका आंसर दो, नर जनन अंग को बताना है। तो ये हो जाएगा आपका पुंकेसर। क्या हो जाएगा? पुंकेसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बताना है आप सभी को। एक लिंगी पादप का उदाहरण है सरसों, पपीता, उड़हल नहीं है, ये गुड़हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुड़हल समझेंगे, और ये क्या हो जाएगा, मटर। तो एक लिंगी कौन होता है, पपीता हो जाएगा, ठीक। एक लिंगी क्या हो जाएगा, पपीता हो जाएगा, ठीक है। नेहल, इसका आंसर ए दे रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रहे हैं, इसका आंसर भी लिखते जाइए बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। शैवाल, कवक, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। शैवाल, कवक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कवक। ईस्ट जो होता है वो कवक वर्ग का एक कोशिकीय होता है। तो याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पुष्प के केंद्र में अब स्थित मादा जननांग है स्त्रीकेसर, पुंकेसर, परागकण या फिर परागकोश, ठीक है। तो स्त्री जननांग के बारे में पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीकेसर। फटाफट से इसका आंसर देकर बताओ। पौधे के मादा युग्म को कहते हैं, पौधे के मादा युग्म को कहते हैं अंडाशय, भ्रूणकोश, बीजांड या फिर चलैजा। मादा युग्म को क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। बहुत अच्छा अमित गुप्ता, आपने क्वेश्चन के साथ आंसर दिया है। ऐसे ही सभी बच्चों को करना है, क्वेश्चन के साथ लिखना है। अमित गुप्ता ने बहुत अच्छा किया है। इसी तरह से सभी बच्चों को लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए दे रहे हैं ये, ठीक है। दुर्गेश बेटा, आप भी क्वेश्चन नंबर लिखकर बताइए कौन सा क्वेश्चन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयलिंगी जंतु कौन है। उभयलिंगी जंतु कौन है, घोड़ा, हाथी, हाइड्रा, मछली। घोड़ा, हाथी, हाइड्रा, मछली। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है उभयलिंगी जंतु है। अगला क्वेश्चन, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो कितने अच्छे तरीके से पूछा गया है। यहाँ पर बोला गया है कौन नहीं है। केचुआ, कृमि, हाइड्रा, मछली। केचुआ, कृमि, हाइड्रा, मछली। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मछली, ठीक है। मछली जो है वो उभयलिंगी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। पुष्प के केंद्र में मादा जननांग को आपको बताना है, वो क्या है। स्त्रीकेसर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, क्योंकि एक भी बच्चे को गलत नहीं बताना है। ये क्वेश्चन मैंने बीच में दोबारा इसीलिए डाला है, फटाफट से बोलेंगे इसका आंसर, गलत नहीं होना चाहिए किसी का, ठीक है। तो ये हो जाएगा कबक, बिल्कुल सही। ये क्या हो जाएगा, कबक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उभयलिंगी जीव है केचुआ, मछली, शेर, बकरी, ठीक है। तो बच्चों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। निकेश रॉय, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, पता लगता रहेगा कि कौन सा पेपर है और किसकी प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दिया किसी ने,
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या किसी ने दिया? ठीक है, तो यहाँ पर केचुआ जो हो जाएगा वो उभयलिंगी होता है, इसमें दोनों ही लिंग प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर गुड़हल होगा यहाँ पर। ठीक है, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। गुड़हल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों, कोई नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्विलिंगी। ये क्या हो जाएगा? द्विलिंगी। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16वां आप बताएंगे। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है वो नर जननांग होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, मछली, शेरनी, बकरी। ठीक है, ये दोबारा आ गया है, फटाफट से इसको आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर केचुआ हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। नर युग्म एवं मादा युग्म के संलग्न को कहते हैं निषेचन, अंकुरण, परागकण या फिर किण्वन। फटाफट से इसका आंसर बताओ। फटाफट से इसका आंसर बताओ। तो इसे क्या बोलेंगे? निषेचन बोलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बताना है आपको। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? जोड़े, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, जोड़े में पूछा है कितने जोड़े जननांग होता है। तो यहाँ पर जोड़े में बताएंगे तो कितने हो जाएंगे? 23 जोड़े। अगर जोड़े में ना पूछे तो 46 हो जाएंगे। ठीक है, 46 हो जाएंगे। मुकेश यादव बेटा, फटाफट से इसका आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन, पराग कोष में पाया जाता है दलपुंज, परागकण, बाह्यदल। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर परागकण, ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन होगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं अच्छे से कर लेना है, एग्जाम में यही आने वाला है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यही आंसर आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। अंडाणु किस में निषेचित होता है? अंडाणु किस में निषेचित होता है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में या फिर अंडाशय में? तो अंडाणु जो होता है वो गर्भाशय में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें से कौन से अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, ये सभी। ठीक है, तो ये सभी जो हैं वो किसकी विधि है? अलैंगिक जनन की विधि है। याद रखना है इसका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन। ठीक है, विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने 23। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, गुड़हल नहीं, ये गुड़हल है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गुड़हल जो होगा एक लिंगी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, यहाँ पर एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पूछा है, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये सारे जो होंगे दो लिंगी होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। नहीं है पूछा है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिम्बाहिनी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। मादा पूछा है क्योंकि ये तो जो होता है वो नर के अंदर होता है। ठीक है, ये तो जो होता है नर के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, फूल का सबसे बाहरी भाग है पंखुड़ियाँ, अंकुड़ियाँ या फिर पुंकेसर, स्त्रीकेसर। फूल का सबसे बाहरी अंग बताना है आपको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फटाफट से इसका आंसर 25 का करके बताओ। 25 का आंसर करके बताइए।
ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट से एक बार बता देंगे, थम्स अप करके बता देंगे। ठीक है, 25 का आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। शुक्राणु, यहाँ पर शुक्राणु होगा, बनता है वृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में या फिर मूत्राशय में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वृषण में। क्वेश्चन नंबर 27 बताओ, हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? ठीक है, जो हाइड्रा होता है उसके अंदर प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा के अंदर किस में हो जाएगा? मुकुलन के थ्रू। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुकुलन के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप सभी को बताना है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरियल परजीवी में या फिर पैरामीशियम में? तो ईस्ट और अमीबा के अंदर जो होता है वो मुकुलन के थ्रू होता है, याद रखना है। तो ईस्ट और अमीबा के अंदर क्या हो जाएगा? मुकुलन के थ्रू होगा। अगला क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में, अंडाशय में। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। ठीक है, वो कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचित होगा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीजों द्वारा। ठीक है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो फूलों में जहां पर होगा आपके पास नर जननांग और स्त्री जननांग होंगे, वहीं पर तो लैंगिक जनन होगा, तो फूलों में ये प्रेजेंट होगा। अगला क्वेश्चन, पत्तियों में लैंगिक जनन होता है जो, एक मिनट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है, आपको बताना है यहाँ पर। पत्तियों द्वारा, फूलों नहीं है ये, फूलों द्वारा, इसे फूलों समझेंगे, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा होगा? देवी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूलों द्वारा। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? फूलों द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, नहीं है पूछा है आपसे। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिम्बाहिनी? तो यहाँ पर शुक्रवाहिका जो हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आपको फटाफट से आंसर देते रहना है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम या लेसेमेनिया के अंदर। ठीक है, तो अलैंगिक जनन होता है मुकुलन, तो ये ईस्ट और हाइड्रा के अंदर पाया जाता है, बहुत बार आपको बताया गया है। कानू जिया, हाय हाय, हेलो हेलो। ठीक है, नेक्स्ट, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका पर, ऊतक पर, केंद्रक पर, सभी। ठीक है, गुणसूत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये केंद्रक, केंद्रक जो होता है उसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गुणसूत्र के अंदर जो होगा वो आपका डीएनए वगैरह पाया जाएगा। ठीक है, अगला, द्विखंडन होता है, इसका आंसर क्या होगा? द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशिया में, लेसेमेनिया में, इनमें से सभी। तो अमीबा के अंदर क्या होता है? द्विखंडन होता है। अमीबा के अंदर क्या होता है? द्विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? शुक्राणु, अंडाणु, योनि या फिर फैलोपियन नलिका? नर बताना है, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? शुक्राणु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुक्राणु हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। मानव शरीर में सामान्यतः कोशिका में गुणसूत्र के युग्म होते हैं,
ये बार बार क्वेश्चन इसलिए कराया जा रहा है कि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए कल तक, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ पर कितने युग्म होते हैं, तो यहाँ पर निम्न में से मानव के शरीर में किस सामान्य कोशिका में कितने युग्म होते हैं। यहाँ पर जोड़ा नहीं पूछा है, इसलिए यहाँ पर 46 आंसर जाएगा, ठीक है। याद रखना है, जब भी जोड़ा लिख दे, ठीक है, तो 23 लिखना है, और जब जोड़ा ना लिखे तो 46 लिखना है। अगला क्वेश्चन, मैंडल ने मटर के पौधे में किन विभिन्न विकल्पीय लक्षणों को चयनित किया था? लंबा, गोल, चपटा, इनमें से कोई नहीं। मटर के पौधे में किन विभिन्न लक्षणों को चयनित किया था? ठीक है, तो उन्होंने गोल इसको चयनित किया था, राउंड। नेक्स्ट, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? ठीक है, तो पुरुषों में क्या होता है? XY होता है, XY गुणसूत्र होता है। XY। ठीक है, केजी गेमिंग बेटा अभी तो यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए आप इसे समझ लो, बाकी आपके लिए बाद में देख लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अखिलेश ने अच्छा आंसर दिया है, XY, ठीक है, बिल्कुल सही बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में लिंग सूत्र होता है, इसका आंसर बताएंगे अखिलेश। ठीक है, तो ये स्त्रियों में क्या हो जाएगा? XX होगा, XX गुणसूत्र जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समजात अंग, अवशेषी अंग, समृद्धि अंग। तो ये क्या हो जाएंगे? समृद्धि अंग, ठीक है। फटाफट से करेंगे आंसर इसका, समृद्धि अंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने, अरस्तू ने, डार्विन ने, स्पेंसर ने। प्राकृतिक चयन का, ठीक है। अंकित कश्यप एक आंसर किसका दे रहे हैं? फटाफट से ये भी लिखते जाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें क्या होगा? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत दिया था वो डार्विन ने दिया था, ठीक है, बिल्कुल सही अंकित कश्यप। ऑप्शन नंबर सी डार्विन हो जाएगा। अगला, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने, ओपेरन ने, लेमार्क ने, इनमें से कोई नहीं। योगेश नारायण, ऑप्शन नंबर सी। किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का डार्विन हो जाएगा। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी, ये बुक याद रखनी है, इस बुक का नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ओके बेटा, फास्ट करा रहे हैं, आप लोग आंसर देते जाइए। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है तो इसे स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, जीनोटाइप, या फिर आनुवांशिक या विभिन्नता, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। जीन का अगर वो बना होगा संरचना तो जीनोटाइप होगा, और बाहर से जो दिख रहे होंगे कैरेक्टर्स जो होंगे वो बाहर से दिख रहे होंगे, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? फिनोटाइप बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? साधारण मटर का, गुड़हल का, या फिर गुलाब का, सहतूत का? तो साधारण मटर का उपयोग किया था, ये भी आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मेंडल ने साधारण मटर का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 11 आपको इसमें बताना है,
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विविधता और आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान, आनुवंशिकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? आनुवंशिकी हो जाएगी। ठीक है, आनुवंशिकी हो जाएगी, ये याद रखना है। मेंडल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंध है चिंपैंजी से, गोरिल्ला से, बंदर से, गिलहरी से। ठीक है, तो चिंपैंजी से, अफ्रीकन जो मानव है उसका रिलेशन है चिंपैंजी से। अगला क्वेश्चन, प्लानेरिया की आंखें कैसी होती हैं? बहुत साधारण, संयुक्त, हमारी आंखों की तरह, मेढक की आंखों की तरह। ठीक है, तो प्लेनेरिया जो होता है उसके अंदर साधारण आंखें होती हैं। और प्लेनेरिया के बारे में एक खास बात होती है कि इसे अगर हम जितने भी पीस में कट करेंगे उतने ही नंबर के प्लेनेरिया जो होंगे बन जाएंगे। अगर मैंने इसे 4 पीस में काटा है तो ये 4 प्लेनेरिया जो होंगे वो बन जाएंगे। इसमें ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है, मतलब जितने पार्ट्स में काटोगे उतने ही पार्ट्स जो होंगे उसके एक नया जीव बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, प्रोटीन के, डीएनए और प्रोटीन के। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 जो होगा, डीएनए और प्रोटीन के गुणसूत्र बने हुए होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर सभी को देना है। ठीक है, इसका आंसर सभी को देना है, मेंडल, डार्विन, जॉनसन या फिर लामार्क। ठीक है, तो जॉनसन ने जीन वर्ड दिया था, जी से जॉनसन, जी से जीन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक पर। कहाँ पर पाए जाते हैं? केंद्रक पर पाए जाते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है हमारे हाथ व कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत व हाथी के दांत, आलू एवं घास के उपरिभूत स्तरी। ठीक है, या फिर इनमें से सभी। इसका आंसर आपको बताना है, समजात अंग का बताना है, तो ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे तैयार करके जाना है। जिस पे इंपॉर्टेंट लगा दिया है वो तो आपको बिल्कुल रट के ही जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला, निम्न में से कौन सा एक उभय लिंगी जंतु है? केचुआ, मछली, शेरनी, बकरी। ठीक है, ये काफी बार आया, आगे बढ़ते हैं। जीव उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? उपचायक, अपचायक, उपचायक या फिर अपचायक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे। ठीक है, तो उस समय रिड्यूसिंग नेचर था, मतलब उपचायक। उस समय कैसा था? रिड्यूसिंग नेचर था, मतलब उपचायक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 20। जल्दी जल्दी से करना है, इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। ठीक है, आंसर देते रहना है। ठीक है, यहाँ पर प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। ये बात किसने कही थी? डार्विन ने, लामार्क ने, मेंडलबाद ने या फिर सूक्ष्म विकास ने? तो डार्विन ने क्या बोला था? नेचुरल सिलेक्शन, मतलब प्रकृति जो होती है कुछ जीवों का चुनाव करती है, वही जो होते हैं अपने जीवन को सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, ये बात किसने कही थी? डार्विन ने कही थी। तो याद रखना है, डार्विन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको जरूर याद रखनी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन 21 बताएंगे आप। निम्नांकित में किस आनुवंशिकी का, मतलब किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, लामार्क को या फिर वाइसमैन को? ठीक है, वाइसमैन, बीजमैन होगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बीजमैन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 21 का आंसर बताना है। आनुवंशिकी का पिता जो होता है उसे ग्रेगर जॉन मेंडल बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर बताएंगे। उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लामार्क ने, मेंडल ने, हैंडले ने या फिर यूरे ने? ठीक है, तो ये हो जाएगा लामार्क ने। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नांकित में किस प्रकार के अंगों की श्रेणी में आते हैं? पक्षी और चमगादड़ के। ठीक है, समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा असमजात अंग, असमजात अंग।
ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन होते हैं, ये असमजात अंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला बताना है आपको, निम्न में से कौन स्त्रियों में पाए जाने वाले लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है। स्त्रियों में कौन सा लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा पाया जाता है भाई, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। ये आंसर मैंने पहले भी अगले फॉर्मेट में मतलब कुछ अलग तरीके से कराया था, लेकिन बताया है आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर स्त्रियों में XX पाया जाता है। अगर आपसे नर में पूछ ले तो कितना हो जाएगा, XY हो जाएगा। ये किस में होता है, नर में होता है XY, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 का आंसर बताएंगे। मानव में ऑटोसोम की संख्या क्या होती है। मानव में ऑटोसोम की संख्या क्या होती है, 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 11 जोड़ी, 24 जोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर 22 जोड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो 22 जोड़ी तो ऑटोसोम्स होते हैं। अगर आपसे ऑटोसोम्स बोले तो 22 जोड़ी हो गए, चाहे वो नर हो या फिर मादा हो, ठीक है। नर हो या फिर मादा हो, दोनों में ही 24 जोड़ी होते हैं। लेकिन अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, XX जो होगा वो मादा के अंदर होंगे और XY सेक्स क्रोमोसोम जो होंगे वो नर के अंदर होंगे। अगर इन तीनों को मिला दिया जाएगा, मतलब नर के अंदर एक ले लिया जाए या फिर एक मादा के अंदर ले लिया जाए, तो दोनों मिलकर 23 जोड़े बनाएंगे, ठीक है। कितने बनाएंगे, 23 जोड़े, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएंगे। यहाँ पर आपसे ऑटोसोम पूछा है तो आपको आंसर देना है 22 जोड़े, ठीक। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है ऑटोसोम, लिंग, क्रोमोसोम, ठीक है, ये अभी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो लिंग क्रोमोसोम, यही तो बताएंगे कि XX मतलब मादा बनेगी या फिर XY होगा तो नर बनेगा, ठीक है। तो ये ही जो होते हैं वो लिंग क्रोमोसोम होते हैं, यही सेक्स निर्धारण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है, फटाफट से बोलो। बिल्कुल सही, तो ये क्या हो जाएगा, 23 पेयर, ठीक है, 23 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, मैंडल के असंकरण प्रयोग के दौरान FPD जो आई थी में लंबे तथा बोने पौधे का लक्षण प्ररूपी अनुपात मतलब फिनोटिपिक रेशियो बताना है आपको, ठीक है। मैंडल के एक संकरण में, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया था, 3:1 आया था। अगर आपसे फिनोटिपिक रेशियो पूछा है तो ये वाला टिक करेंगे। अगर आपसे बोल दे जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप क्या है, ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1:2:1, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे फिनोटाइप बोला है एक संकरण में, तो यहाँ पर आपको आंसर देना होगा V ऑप्शन, ठीक है। आंसर देना होगा V ऑप्शन, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, फटाफट से बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 होगा, मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं, मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30,000 से लेके 40,000 तक जीन प्रेजेंट होते हैं एक मानव शरीर के अंदर। अगला बात करें, बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है सही से। बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा किया जाता है, पिता के X क्रोमोसोम पर, माता के Y क्रोमोसोम पर, ठीक है। तो दिमाग लड़ाना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिता के Y गुणसूत्र पर, माता में तो Y गुणसूत्र होगा ही नहीं, तो ये आंसर तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ठीक है। सुरेश तिवारी 23, अच्छा आंसर सही है, पीछे का आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही मयंक। नेक्स्ट, वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया था, चार्ल्स डार्विन में, रॉबर्ट हुक ने, जेसी बॉस ने या फिर ग्रेगर जॉन मैंडल ने। वंशागत नियमों का, ठीक है, तो ये ग्रेगर जॉन मैंडल के जो थे 3 नियम थे, उन तीनों नियमों की बात कर रहा है, उन्हीं को हम वंशागत नियम बोलते हैं। तो ये किसने दिए थे, ग्रेगर जॉन मैंडल ने, ठीक है। अगला अगर हम बात करें, उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मैंडल ने प्रयोग किए थे। मैंडल ने किस पर प्रयोग किए थे,
धान का पौधा, गेहूं का पौधा, मटर का पौधा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बस याद रखना है कि मटर के पौधे पर काम किया था इन्होंने। किसके पौधे पर? मटर के पौधे पर काम किया था। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम हो जाएगा। ठीक है, अगर साइंटिफिक नेम लिखने को आए तो वो भी आप लिख सकते हो, पाइसम सटाइवम। ठीक है, मटर के पौधे को ही बोलते हैं। मैंडल ने उसी पर काम किया था। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आप सभी बताएंगे। मैंडल के मटर कुल के पौधे, यहाँ पर भी लिख भी दिया, देखो पाइसम सटाइवम। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम भी आ सकता है, याद रखोगे बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। ठीक है, मैंडल ने कुल कितने जोड़ी विकल्पों का अध्ययन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 7 पेयर, 7 जोड़ी। ठीक है, कितने जोड़ी बोले तो 7 जोड़ी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है सभी को। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया आपका। बोलो फटाफट से अगला। मैंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? मैंडल ने अपने पौधे में अपने प्रयोग में किसका चयन किया था? मटर का चयन किया था। ठीक है, मटर का चयन किया था। इसका आंसर सभी को देना है फटाफट से। ठीक है बच्चों, बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है बच्चों? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है? फटाफट से, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, लाइक नहीं किया लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। ओके बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं आगे फटाफट से। आज आपको इसी ये सारा ख़त्म करके ही जाना है। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम में नंबर जो है ना पूरे 100 में से 100 आएंगे। ठीक है, बस डेफिनेटली आप इसको करते रहिए। आगे हम बात कर रहे हैं 36 की। क्या बोल रहा है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है जेनेटिक्स, क्रम विकास, इकोलॉजी या हिस्टोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की आनुवांशिकता का ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जेनेटिक्स इससे मैंडल से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं। फटाफट से बोलो, यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? फटाफट से बोलो, बोलो बच्चों, फटाफट से बोलिए, कोई डाउट तो नहीं? फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। ठीक है मयंक बेटा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी किसका दे रहे हैं आप? आंसर लिखते जाइए। क्रेजी बॉय अमन, क्रेजी बॉय अमन। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताओ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। वहां पर आपको लगातार इसी तरह से आंसर बताते रहना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एक भूगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक भूगत जल का उदाहरण है? नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। ठीक है, नदी, कुआं, तालाब। ठीक है, तो यहाँ पर भूगत जल का उदाहरण क्या हो जाएगा? कुआं हो जाएगा, कुआं हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये क्लास जो है वो कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम शाम को भी चलाएंगे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और भी पेपर जो है उसे भी प्रैक्टिस कराएंगे, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और लोगों को शेयर कर दीजिए फटाफट से अपने दोस्तों को। ठीक, तो अगला, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन बैग, रबर, प्लास्टिक। ठीक है, तो जैविक प्रक्रम में अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो यहाँ पर सूखे घास और पत्ते ही जो हैं वो डिग्रेड हो सकते हैं, अपघटित हो सकते हैं। बाकी पॉलीथीन बैग कभी भी अपघटित नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही लंबे समय के बाद रबर, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, तभी कहते हैं कि पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपघटित नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ठीक है, उपभोक्ता जो बनी बनाई चीज़ों को खाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? हरे पौधे, हरित लवक, शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जंगली जानवर जो खाएंगे हरे पेड़ पौधे को या फिर उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स को ही ये खाएंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर आपके सामने, ओजोन के अणु में
ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बतानी है। तो ओजोन का आपको सबसे पहली बात फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला याद है किसी को? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ फटाफट से, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए फटाफट से, ठीक है। तो ओजोन का क्या हो जाएगा, O3 होता है। तो यहाँ पर ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो 1 2 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। मयंक किसका आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से आंसर जिसका भी लिख रहे हैं उसको मेंशन करिए कि क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं या 5 लिख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्नांकित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घास बकरी मानव, ठीक है। घास बकरी मानव जो हो जाएगा। गेहूं तो आएगा ही नहीं आहार श्रृंखला में क्योंकि ये तो पहले आना चाहिए, ठीक। तो बकरी गाय हाथी ये तो होंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ पर जो होगा वो कोई ना कोई प्लांट पौधा जो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ या आपको याद रखना है कि ये जो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पर आ सकता है आहार श्रृंखला में किसे किसे लिया जाएगा, किस किस से निर्माण होगी। तो ये आप पढ़कर जरूर जाएंगे, अपनी बुक में पढ़कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ भी लो कि आहार श्रृंखला होता क्या है। सबसे पहले अगर मान लें हम कोई भी प्लांट पौधा है, ठीक है, कोई भी पौधा है तो वो पौधा क्या करेगा, उसको कौन खा लेगा, उसको कोई भी हर्बीवोर्स जो होते हैं, जैसे बकरी हो जाएगी यहाँ पर बकरी, ठीक है। हर्बीवोर्स होते हैं ये, बकरी होगी। और बकरी जो होती है वो मानव खा सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा इंसान जो है वो बकरी को खा लेता है काट काट के, बकरा ईद, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक श्रृंखला बन गई है इसके बीच में, ठीक है। तो याद रहेगा जब भी आहार श्रृंखला बनेगी तो वहाँ पर प्लांट पौधा घास फूस ये जो होंगी वो जरूर प्रेजेंट होनी चाहिए उस श्रृंखला के अंदर, ठीक है, जो भी आहार श्रृंखला बन रही है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे यहाँ पर, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है, ठीक है। पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब और पंखे को स्विच बंद कर देना। फटाफट से बोलो, ये तो आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर किसी ने भी गलत दिया तो बहुत ही बहुत 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 पिटाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बोलो क्वेश्चन नंबर 6 का, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय मतलब विद्यालय तक तुम्हें पैदल जाना, ठीक है। तो ये सारे पर्यावरण के लिए जो है वो अच्छे उपाय हैं। इस तरह के उपाय जो हैं वो तुम्हें भी उपयोग करने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समूह में जैविक अनिम्नीयकरण करणीय पदार्थ है, ठीक है। फटाफट से बोलो, घास लकड़ी प्लास्टिक घास पुष्प चमड़ा फलों के छिलके केक नींबू का रस केक लकड़ी और घास, ठीक है। तो ये सब जो होंगे वो डिग्रेड हो जाएंगे। यहाँ पर जो होगा प्लास्टिक जो होगा वो डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है। ओजोन परत पाया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचले स्तर में, ऊपरी स्तर में, मध्य स्तर में या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फटाफट से बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो ये क्या हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर मयंक। सही आहार श्रृंखला बतानी है आपको, अभी पीछे मैंने आपको बता दिया है कि आहार श्रृंखला कौन सी सही है, चिड़िया सांप घास, ठीक है। तो घास को थोड़ी, घास क्या सांप को खा सकती है, पीछे वाले से देखो आप, ठीक है, पीछे वाले से आपको देखना है। गाय घास को खा सकती है लेकिन घास क्या मछली को खा सकती है, बिल्कुल गलत आहार श्रृंखला हो गई। इस तरह से आपको क्वेश्चन पहचानना है, ठीक है, ठीक है। बोलो
हिरन घास को खाएगा, घास बकरी को खा जाएगी क्या? अरे बिल्कुल ही गलत है। शेर हिरन को खा सकता है और हिरन घास को खा सकता है, बिल्कुल सही आहार श्रृंखला होगी। ठीक है, तो इस तरह से लॉजिक लगाना होगा वहां पर आपको। ठीक, इस तरह से लगा लेंगे, बोलो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? एक जलीय आहार श्रृंखला है, यहां पर आपको आंसर बताना है। जलीय, यहाँ पर सबसे पहला आपको फोकस रखना है कि जलीय। बकरी जल में तो ये कोई नहीं होगा, शैवाल जो होगा वो जल में प्रेजेंट होगा, जलीय कीट होंगी, उसमें मछली भी होंगी, तो यही जो होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट ऑप्शन है, फटाफट से बोलो। नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, ठीक है, ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या फिर सूक्ष्म जीव। ठीक है, ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं कौन? ठीक है, तो उपभोक्ता होंगे, वो क्या करेंगे, प्लांट से जो भी पौधा है उससे क्या होगा, अपना जो है ऊर्जा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। आगे बढ़े, निम्न में से कौन उत्पादक है? सर्प, मेंढक, ग्रासहोपर, घास। कौन सा उत्पादक है जो अपना खाना खुद बना पाएगा? ठीक है, तो घास क्या होगी, उत्पादक हो जाएगी, बिल्कुल सही, घास क्या हो जाएगी, उत्पादक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता यहाँ पर याद रखना है, हरा पौधा तो उत्पादक होता है, हरा पौधा, हरा पेड़, हरा ये जो होगा पेड़ वगैरह, ये क्या होंगे, उत्पादक आएंगे, ये कभी भी उपभोक्ता नहीं बनेंगे। अगला, मेंढक, ग्रासहोपर, सर्प। मेंढक, ग्रासहोपर, सर्प। ठीक है, तो थर्ड में क्या हो जाएगा आपका, सर्प हो जाएगा। कैसे, अगर बात करें तो सबसे पहले प्लांट पौधा आएगा, पौधे को क्या है, ग्रासहोपर खा सकता है, ग्रासहोपर। ठीक है, ग्रासहोपर के बाद मेंढक जो होता है, मेंढक से, फिर मेंढक से सर्प। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो उत्पादक बनेगा, हरा पौधा, और ये पहला, मतलब पहला उपभोक्ता, ये दूसरा उपभोक्ता, ये तीसरा उपभोक्ता। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि तृतीय उपभोक्ता कौन है। ठीक है, इस तरह से आपको बता देना है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्प। अगला क्वेश्चन, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता में उत्पादक नहीं होगा बेटा, यहाँ पर आंसर अपना सही कर लीजिए। हिरण जो है उत्पादक नहीं बन सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का, गलत नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन 15 हो गया, उसके बाद 16 क्वेश्चन नंबर, कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कहलाता है। कूड़ा कचरा आजकल बहुत है, तो उसे निपटारा करने को लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कचरा प्रबंधन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, कचरा प्रबंधन। ठीक है, मनुष्य और तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु हैं? मनुष्य और तिलचट्टा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जिस पे मैंने इम्पोर्टेंट बोला है वो तो आपको ध्यान ही रखना है। मनुष्य और तिलचट्टा निम्न में से किस श्रेणी के जंतु हैं? ठीक हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे सर्वाहारी। मनुष्य जो आएगा वो सर्वाहारी ही होता है। ठीक है, तो याद रखना है, मनुष्य जो होता है हमेशा सर्वाहारी होता है, और हरे हरे जो प्लांट पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, उत्पादक होते हैं। ये दो बातें आपको गांठ बांध लेनी है, याद कर लेना है बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, निम्न में कौन एक क्रमिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? ठीक है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, आपको बताना है, जंगल, झील, जल जीवशाला या फिर रेगिस्तान। ठीक है, तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में जल जीवशाला जो हमने बनाई है, ठीक है, एक्वारियम, जो एक्वारियम होता है वो हम फॉर्म करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। अगला क्वेश्चन, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, इसका आंसर आपको जरूर बताना है, सही से बताना है। अगर इसका आंसर किसी ने दिया गलत तो बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरी बात होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको सही देना है, फटाफट से बोलो बेटा।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तृतीय उपभोक्ता सर्व हो जाएगा। इसको मैंने पीछे भी बताया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाता है? निम्न में से कौन एक आहार श्रृंखला, सवाल। ठीक है, तो घास, बकरी, मनुष्य। घास, बकरी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊष्मा का प्रभाव होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, ठीक है। ऊर्जा एक एनर्जी है, उसका प्रभाव होता है, कहाँ से होता है? एक दिशीय होता है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर जो होगा एक ही दिशा में होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, प्लांट जो पौधा है उसको किसने खाया? किसी भी बकरी ने खा लिया, ठीक है। बकरी ने खा लिया, बकरी के बाद कहाँ जाएगा? बकरी को किसी मानव ने या फिर किसी और थर्ड प्लांट, मतलब थर्ड एनिमल ने खा लिया। तो यहाँ से क्या होगा? एनर्जी का ट्रांसफर इससे इसमें, और फिर ये जब इसे खाएगा तो इसे ऊष्मा मिलेगी, तो एक ही डायरेक्शन में होगा। मनुष्य को ये बकरी तो खा नहीं लेगी, ठीक है। तो याद रखना है, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। आ सकता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है, हमेशा एक दिशीय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता, देखो हरे पौधे नहीं हो सकते, हरे शैवाल नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन की परत के अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? ठीक है, जिम्मेदार कौन है? CO2, SO2, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। CFC क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसका आंसर बताएंगे। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ओजोन की परत का अपक्षय के लिए कौन उत्तरदायी है? ठीक है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है बच्चा लोग, यहाँ पर आप मयंक जो है 23 का आंसर जो होगा सी देंगे, ठीक है। CO2 नहीं होगी, ओजोन परत के क्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी। बेटा याद कर लो इसको, अभी कल एग्जाम में आए तो इसको जरूर लिख देना है, ठीक है। तो मयंक आप इसको सुधारेंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है, आप रेफ्रिजरेटर घरों में फ्रिज चलाते हैं उससे निकलती है, ठीक है। तो ये घातक होती है, ओजोन परत का क्षय करती है, ठीक है। अगला आंसर, ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है? देखो दोबारा इसको अगले तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको सही देना है, इसका आंसर आपको बिल्कुल सही देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, उपभोक्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, ये आपको याद रखना है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार कब दिया, क्यों दिया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आ सकता है, ठीक है। उसमें दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, अपघटक का उदाहरण है, अपघटक का उदाहरण है कवक, गाय, बाघ या फिर घास, ठीक है। तो अपघटक क्या होते हैं? कवक होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? कवक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो सबसे पहले हरे पेड़ पौधों को खाएंगे तो उन्हें क्या बोलते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। अगला, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ठीक है, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, ठीक है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगले चैप्टर की तरफ रुक कर चुके हैं, आपको पता होगा, ठीक है। आप अपनी बुक में देखते जाइए, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपके पास बुक है तो, ठीक है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है?
ठीक है, तो यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगी जो वायु गैस का स्रोत नहीं है। अगला, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन जो होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला, जल, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल ऊष्मक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते? फटाफट से बोलो। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ऊष्मक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, किस दिन नहीं कर सकते? धूप वाले दिनों में, बादलों वाले दिनों में, गर्म दिनों में, या फिर पवन वाले दिनों में? ठीक है, तो इसे बादलों के दिनों में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर धूप नहीं निकलेगी, और धूप नहीं निकलेगी तो आपका जो सौर ऊष्मक है उससे हम जल को गर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला, यूरो सेकेंड का संबंध है। ठीक है, यूरो सेकेंड जो प्रदूषण होता है वाहनों के द्वारा, ये सारा जो प्रदूषण होता है उसके लिए एक सोसाइटी बनाई गई है, उसमें नियम लिखे गए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यूरो नॉर्म्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ तक आ गए हैं। ठीक है, तो उनको आपको बताना है वो किससे संबंध रखते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएंगे वायु प्रदूषण। सबसे ज़्यादा जो है आपके स्कूटर, मोटर बाइक्स वगैरह जो है, इनसे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इसके लिए नियम बनाए गए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? यूरो नॉर्म्स। ठीक है, वन संपदा का एक उदाहरण है मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्युमिनियम। मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्युमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लकड़ी। अगला, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करता है मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, इनमें कोई नहीं। ठीक है, इसके बारे में आपने एक कहानी भी पढ़ी होगी। ठीक है, याद है आपको तो बताइए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वृक्षों को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, वृक्षों को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट चलाया गया था। 6 का बी बिल्कुल सही। मयंक का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, चिपको मूवमेंट चलाया गया था। बिल्कुल सही बेटा, आपको याद है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का पारंपरिक स्रोत है। ऊष्मा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बायोगैस, सौर गैस, पवन गैस। ठीक है, पारंपरिक जो पहले हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो कोयला बहुत लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, जल, मृदा या फिर जीवधारी? वायु, जल, मृदा या फिर जीवधारी? ठीक है, तो यहाँ पर मृदा आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। टहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? टहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर बताओ फटाफट से। टहरी बांध कहाँ पर बनाया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको याद रखना है, टहरी बांध बनाया गया है उत्तराखंड में। टहरी बांध बनाया गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, वन संरक्षण का उपाय है। वन संरक्षण का उपाय है नए वृक्षारोपण द्वारा, वनों की कटाई रोककर जनसंख्या वृद्धि पर रोक, इनमें से सभी। अगर वन को संरक्षण करना चाहते हैं तो क्या होगा? फटाफट से बोलो, कौन सा उपाय हो सकता है? और बेटा अगर आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट से आंसर जो है सेशन को शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों को भेज देंगे। ठीक है, तो उनका भी कल पेपर अच्छा हो जाए। फटाफट से बोल दो। और शेयर नहीं किया तो शेयर करो, लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है
नए वृक्षारोपण द्वारा, वनों की कटाई पर रोक करके, जनसंख्या की वृद्धि पर रोक करके, इनमें से सभी। ये तो सभी बच्चों का आंसर सही होना चाहिए, ये तो सभी बच्चों का आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, 10th का सी, मयंक 10th का डी हो जाएगा। इनमें से सभी। नए वृक्ष को रोपण करेंगे तभी वन का संरक्षण हो सकता है, वनों की कटाई को रोक देंगे तभी भी होगा, जनसंख्या की वृद्धि रोक देंगे तब भी, ठीक है, वनों का संरक्षण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आप 4 लगाएंगे मयंक। ठीक है, नेक्स्ट, CFC का पूरा नाम बताइए। पहले भी बताया, इसका आंसर आपका बिल्कुल सही आना चाहिए। ठीक है, जो ओजोन की परत को क्या करता है, तोड़ता है। ठीक है, तो वो कौन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरीन नहीं, यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। ध्यान से पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जब भी आप एग्जाम में कर रहे हैं तब भी ध्यान से पढ़ेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही लिखा है वहाँ पर, अच्छे से देख लेना है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, चिपको मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी। चिपको आंदोलन किसके लिए किया गया था, वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए। अब उसकी शुरुआत कब हुई थी ये बताना है आपको, कौन सी सन में हुई थी। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे। ठीक है, तो 1970 में, 1970 में जो है चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद करके जाना है आपको, बिल्कुल अभी याद कर लो। चिपको मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी, 1970 में हुई थी। ठीक है, 1970 में हुई थी। विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्र में पाया जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो अभी। ठीक है, 70%, 97%, 42%, 90%। ठीक है, तो समुद्र में जो पाया जाएगा, मैक्सिमम पानी पाया जाएगा, वो 97% तक जल जो होता है समुद्र में पाया जाता है। अगला, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। इसका आंसर आप ही को बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप ही को बताना है। ठीक है, इसका आंसर गलत नहीं करेगा कोई भी बच्चा, गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये आंसर हमने दोबारा पूछा है आपसे। ठीक है, आपका बीच बीच में रिवीजन भी हो जा रहा है। देखो, फटाफट से बोलो, जो गलतियां हो रही हैं वो पहचान पा रहे हैं। बिल्कुल सही बेटा मयंक, 1970 में ही चिपको मूवमेंट हुआ था। 1970 में ही चिपको मूवमेंट हुआ था। ठीक है मयंक बेटा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। सूखे घास के पत्ते, पॉलीथीन, रबर, प्लास्टिक की बोतल। ठीक है, तो अपघटित जो हो जाएंगे वो सूखे पत्ते ही हैं। पॉलीथीन जो होती है वो डिग्रेड नहीं होगी, रबर और प्लास्टिक की बोतलें ये भी जो होंगी डिग्रेड नहीं होंगी। बिल्कुल सही मयंक, आपने 14वें आंसर का पहला दिया है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भूगत जल का उदाहरण है। नदी, कुआं, तालाब, जल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बेटा, ओके आगे बढ़े। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, बताना है आपको, कोयला, पेट्रोल, डीजल या फिर पवन ऊर्जा। ठीक है, तो पवन ऊर्जा जो होगी वो गैर परंपरागत है। ठीक है, आपको देखना है कोयला, डीजल, पेट्रोल ये तो जो होंगे आपको एक ही श्रेणी के दिख रहे हैं, तो ये पवन ऊर्जा जो है वो आपको अलग दिख रही है। ऐसे भी अगर नहीं आ रहा है तो लॉजिक लगाकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तुम। ठीक है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है पवन ऊर्जा। अगला, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वायु, जल, मृदा, जीवधारी। ठीक है, इसका भी आंसर मैंने पहले बता दिया है, तो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वन संपदा का उदाहरण है। ठीक है, राजस्थान के किस गांव में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी। राजस्थान में, सबसे पहली बात आपको याद रखना है, चिपको मूवमेंट राजस्थान में हुआ था। चिपको मूवमेंट 1970 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर पेड़ों के बचाव के लिए हुआ था और यहाँ पर महिलाओं ने जान दी थी खेजरी, रनी या पबना। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो खेजरी महिलाओं जो थी वो कैसी थी। ओके बेटा, यहाँ पर पहले भी आ गया था,
एक दो क्वेश्चन बीच में डाले भी गए हैं और कभी कोई दो दो प्रिंट भी हो गए हैं, तो कोई बात नहीं है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा मैनेज कर लेंगे उसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खेजरी। राजस्थान की महिलाएं जो थी वो कौन सी थी, खेजरी महिलाएं। ठीक है, अगली बात करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, डी। ठीक है, भूमंडलीय ताप वृद्धि। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जापान के अंदर हुआ था शायद। ठीक है, ठीक है, आप देख लेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो भूमंडलीय ताप वृद्धि, जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, हमारी जो अर्थ है उसका बढ़ता हुआ टेम्परेचर के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग किसके, कौन कौन सी गैसों से होती है, उसके लिए कौन कौन सी गैसेस उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो यहाँ CO2, O2, अमोनिया, NH3 या फिर N2 नाइट्रोजन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट से बोलो, CO2। सबसे ज़्यादा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, रिलीज होती है, तो वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेहरी बांध टूटने से प्रभावित होने वाला नगर है। ठीक है, ये बताओ टेहरी बांध से प्रभावित होने वाला नगर कौन है, बोलो बोलो। सबसे पहली बात, पहले ही मैंने पीछे बताया था, टेहरी बांध कहाँ पर बना हुआ है, किस राज्य में बना हुआ है, किस प्रदेश में बना हुआ है, बताओ। इसका आंसर मैंने पहले बोला था, पहले इसका आंसर लिखकर बताएंगे आप, पहले इसका आंसर लिखकर बताएंगे, हमें आपको याद भी करवाना है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हरिद्वार में। ठीक है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अंदर टेहरी बांध बना हुआ है, तो उत्तराखंड में हरिद्वार आता है, तो वहाँ पर ही टूटेगा ना, प्रभावित नगर वहीं का होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 22 का जो होगा वो हरिद्वार हो जाएगा, 22 का जो होगा हरिद्वार हो जाएगा। अगला, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, बताया था ये पहले। आगे बढ़ते हैं, वन्य प्राणियों में विलुप्त होने का मुख्य कारण है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये वन्य प्राणियों में विलुप्त होने का कारण है, 22 का ए। ठीक है, तो नवीनीकरण, विलुप्त होने का कारण क्या है, ठीक है, तो यहाँ तक 24 क्वेश्चन थे बेटा, जो हमने अपने पूरे जो बायोलॉजी जीव विज्ञान का पोर्शन था वो पूरा कवर किया है। ठीक है, वो पूरा हमने कवर किया है बेटा। मयंक, यहाँ पर आप लिखकर बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दे रहे हैं, किसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, जिससे पता लगता रहे कि कौन सा आपका सही है, और गलत होगा तो आपका सही हो जाएगा, और कल जो एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप बताएंगे, बाहर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सेशन कैसा लगा, ये लाइव चैट है, बाहर कमेंट करके बताएंगे, जिससे पता लगे कि किस तरह का सेशन आपको लगा, और किस तरह का आप सेशन चाहते हैं वो भी वहाँ पर मेंशन कर देंगे, और कल एग्ज़ाम में पूरा आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर पेपर की भी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, जो आपका पेपर आएगा, ठीक है, उसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे, तो शाम को हो सकती है या फिर कल सुबह मॉर्निंग में आप 4 बजे से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी जो है वो मैसेज कर देंगे। ठीक है, मैसेज करेंगे, और यहाँ पर आपको कमेंट करके भी बताना है। तो यहाँ पर हमने अपना पूरा बायोलॉजी का पोर्शन ख़त्म कर लिया है। ठीक है, बायोलॉजी का पोर्शन ख़त्म कर लिया है। ठीक है, और एग्ज़ाम जो है वो देने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कैसा रहा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट मयंक बेटा, और सभी बच्चों को जो भी सेशन में बने रहे। बेटा कमेंट बॉक्स में, बाहर जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें भी लिखकर बताएंगे, और एग्ज़ाम देकर आने के बाद भी आपको बताना है। ठीक है, सुबह का भी सेशन अटेंड करना है, उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, ओके बाय बाय बेटा। ठीक है, ठीक है, शाम को फिजिक्स का जो है वो पोर्शन हम आपको कंप्लीट करा देंगे, और मॉर्निंग में आपको 4 बजे से लेकर 3 बजे से, या 4 बजे 5 बजे हम आपको करा देंगे। ठीक है,
ठीक है। कल बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको क्या होगा, क्लास जो भी होगी वो पता चल जाएगा, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्लास का टाइम जो होगा वो उसी पर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो शाम को भी क्लास हो सकती है, शाम को, मॉर्निंग में भी, कल सुबह मॉर्निंग में आपकी क्लास हो सकती है, ठीक। शाम को भी होगी और मॉर्निंग में तो होगी ही होगी, ठीक है। और 2-3 बजे से हो सकती है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहुंच जाएगी, ठीक है। तो लाइक कर देंगे और सभी दोस्तों को भी मैसेज कर देंगे। ओके बेटा, बाय बाय, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। शाम को चल सकती है बेटा, शाम को भी चलेगी। और तब तक आप खाना वगैरह खाओ आराम से, और आराम से अपना जो भी है रिवाइज कर लो थोड़ा बहुत। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम यहाँ कराएंगे ही, और पेपर भी जिस तरह का पैटर्न आता है या फिर जिस तरह का पेपर आएगा वो हम यहाँ पर आपको कराएंगे, ठीक है। और डेफिनेटली आप अपने 100 में से 100 मार्क्स जो हैं वो पूरे लेकर आओगे एग्ज़ाम में। ओके, न्यू स्टूडेंट हैं आप तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। कितने बजे बेटा, टाइम अभी हम नहीं बता सकते, जो भी शेड्यूल रहेगा वो आपको इस पर चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है। मॉर्निंग में आप, कल जो मॉर्निंग में है आपको एक सेशन चलाएंगे जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर किस तरह का होगा, पेपर कराएंगे, ठीक है। और फास्ट टैग आपका पूरा रिवाइज भी करा देंगे जो भी होगा। और कोई क्वेरी है बच्चों, फटाफट से कमेंट करके बता दो। और कोई दिक्कत और कोई परेशानी फटाफट से बोलो। तो कोई बात नहीं है बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, पता चल जाएगा आपको। और जो वी है क्या पता आपका पूरा हो गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बच्चों। अब आई थिंक आपकी सारी क्वेरी जो हैं वो कंप्लीट हो गई होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, आप अच्छे से खाना पीना खा लीजिए और अपना थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए।